नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज का खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब और मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। देश के 5 राज्यों में हो रहा विधानसभा चुनाव का रण अपने चरम पर है। दावा भाजपा और कांग्रेस से दोनों के ही दिग्गज नेताओं का है कि 5 राज्यों में सरकार उनकी बनने जा रही है। लेकिन क्या वो बड़ी वजह है जिनके दम पर यह दावा किया जा रहा है? कांग्रेस और भाजपा के साथ ही अन्य दलों के तमाम नेता भी चुनावी रण में जीत के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं। माना यह भी जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में जिसका परचम लहराएगा वही 2024 में पार भी पाएगा। मतलब साफ है कि इन 5 राज्यों के चुनाव को 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस के सभी नेता विधानसभा चुनाव में जीत के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। अब चुनावी जोर में जनता किसका शोर सुनेगी और किसको नकारेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन किसके दावों में कितना दम है और क्या 23 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में 2014 वाला मोदी मैजिक चलेगा? इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा 23 का रण 24 का प्रण में। तो 2014 की तरह 2024 में क्या मोदी मैजिक कायम है? यह सवाल इसलिए है क्योंकि 3 प्रमुख राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भाजपा की ओर से कोई सीएम फेस नहीं है। इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी मोदी के भरोसे ही चुनावी मैदान में है और गारंटी जीत की है। बात बीते 10 सालों में मोदी सरकार की योजनाओं की करें तो ऐसी तमाम कई सारी योजनाएं हैं जिनके दम पर मोदी 2024 में जीत का दावा कर रहे हैं। सरकार कांग्रेस या विपक्ष को कोई चुनौती नहीं मानकर चल रही है, क्योंकि बीते सालों में मोदी सरकार ने संसद में देश की जनता को लेकर जो कड़े फैसले लिए हैं वो दिखाने के लिए है। उधर हिंदुत्व और राम मंदिर का मुद्दा मोदी सरकार के लिए संजीवनी का काम कर रहा है। कांग्रेस की गारंटियों पर पीएम मोदी चुनावी राज्यों में मोदी की जीत की गारंटी दे रहे हैं। हाल ही में पीएम मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 5 साल तक बढ़ाने की बड़ी घोषणा कर चुके हैं। प्रधानमंत्री ने सभा में कहा, जो गारंटी मोदी देता है तो उस गारंटी को पूरा करने की गारंटी भी साथ में देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कॉन्फिडेंट हैं कि उनके तीसरे कार्यकाल में भारत दुनिया के शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगा। पीएम मोदी ने गारंटी देते हुए कहा कि वो देश के लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि 2024 के बाद जब एनडीए सरकार सत्ता में लौटेगी तो विकास की गति बहुत तेज होगी। इसके साथ ही पीएम मोदी के निशाने पर विपक्ष भी है। वो विपक्ष के भ्रष्टाचार, घोटाले, परिवारवाद, घमंडिया इंडी और हिंदुत्व के मुद्दे पर कांग्रेस को जमकर घेर रहे हैं। उधर मोदी के मंत्रियों का कहना है कि मोदी सरकार में सबका साथ, सबका विकास है और यही वजह है कि 2023 में 2024 में कमल का फूल खिलेगा और सुशासन कायम रहेगा। लेकिन उससे पहले विधानसभा चुनाव न सिर्फ मोदी के लिए बल्कि भाजपा के लिए भी किसी चुनौती से कम नहीं है। उधर जनसभाओं के दौरान पलटवार कांग्रेस का भी है। अब वार पलटवार के बीच सवाल यही है कि क्या 2024 का सेमीफाइनल 2023 में क्या कमल खिलेगा और खिलेगा तो कितने राज्यों में खिलेगा? और सवाल यह भी, क्या 2014 की तरह 2024 में भी मोदी मैजिक कायम है? इसी मुद्दे पर जनता मांगे जवाब में करेंगे चर्चा 23 का रण 24 का प्रण में। साथियों, गरीब का पैसा गरीब के पास जाए, गरीब के लिए खर्च हो और कोई बिचौलिया बीच में वो पैसे लूटे नहीं, यही मोदी की विशेषता है। अब आप देखिए, आयुष्मान भारत योजना के तहत मोदी ने 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज की गारंटी कार्ड दिया है। अगर ये आयुष्मान कार्ड नहीं होता तो 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा गरीबों को
बीमारी में अगर कोई खर्च की जरूरत होती तो करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपया ये मेरे मध्यम वर्ग और गरीब परिवार की जेब से जाता। वो पैसा बच गया। भाजपा सरकार ने देश में सस्ती दवाओं वाले 10,000 जन औषधि केंद्र भी खोले हैं। इन जन औषधि केंद्रों पर 80% डिस्काउंट के साथ दवाइयां दी जा रही हैं और इससे भी गरीबों के 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होने से बचे हैं। साथियों, देश भर के गरीब परिवारों को अपना पक्का घर मिले, ये गारंटी भी मोदी ने दी है। पीएम आवास की इस योजना पर ही अभी तक 4 लाख करोड़ रुपए सरकार खर्च कर चुकी है। शौचालय हो, उज्ज्वला का मुफ्त गैस कनेक्शन हो, इस पर भी हजारों करोड़ रुपयों का निवेश सरकार ने किया है। से वोटों की गिनती शुरू होगी और कमल का फूल खिलेगा तो जो सुशासन है वो कायम रहेगा, ऐसा मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ। और यहाँ राम भक्तों में एक अलग उत्साह है, वो भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दे रहे हैं और माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए 2023 और 2024 को एक साथ जोड़ रहे हैं। अब आपने मोदी जी से बहुत बार सुना होगा, वो कहते हैं कि वो खुद ओबीसी हैं, कहते हैं कि खुद ओबीसी वर्ग के लिए खूब काम करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। और हम जब कहते हैं कि भैया गिन तो लो, आप काम करना चाहते हो, आगे बढ़ाना चाहते हो, मदद करना चाहते हो, तो गिन तो लो कितने लोग हैं, किस जाति के। मोदी जी कहते हैं कि गिनना ही नहीं है। जातिगत जनगणना की बात सुनते ही सारे भाजपा के नेता बौखला गए, फिजूल की बातें करने लगे इधर उधर के कि भाई कुछ भी हो जाए ये नहीं करना हमें। क्यों? क्योंकि ये जो घोषणाएं करते हैं, जो बातें करते हैं, खोखली हैं। आपके लिए सचमुच काम नहीं करना चाहते, ये सब अपनी मान सम्मान को बढ़ाने के लिए। देखिए, बड़े ही आश्चर्य की बात है कि जिस मोदी मैजिक की बात की जा रही है, उस मोदी मैजिक की हवा तो कर्नाटका में, हिमाचल में निकल चुकी है। फिर एक झूठ के सहारे, एक झूठ की नाव के सहारे समंदर को पार करना चाहते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि जिस तरीके से उन्होंने मध्य प्रदेश के युवाओं को छला है, बाबा महाकाल को छला है, पटवारी घोटाले किए, तमाम तरह के घोटाले गड़बड़ करने वालों को अब मोदी मैजिक पर दरअसल भरोसा ही नहीं रहा है। डबल इंजन के अपने आप को सरकार कहने वाली जो बारात का दूल्हा कौन है, वो अभी तक मध्य प्रदेश में तय नहीं किया गया है। तो ये किस मोदी मैजिक की बात करते हैं? साथियों, तो बयान सुने कि किस तरह से हर कोई एक दूसरे पर आरोप लगा रहा है और अपनी अपनी जीत का दावा करा। लेकिन सवाल यही है कि क्या इस बार बीजेपी मोदी मैजिक के सहारे है और जो विधानसभा चुनाव हो रहा है, क्या ये लोकसभा का सेमीफाइनल है? इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उन लोगों का आपसे तारुफ कराता हूं। हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता राम पांडे जी, बीजेपी प्रवक्ता अशोक शेखावत जी, सपा प्रवक्ता शिल्पी चौधरी जी और आप प्रवक्ता परमिंदर कौर जी, और साथ ही हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सूर्यकांत चतुर्वेदी जी। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले अशोक शेखावत जी, हमने अक्सर देखा है कि बीजेपी जब भी विधानसभा चुनाव लड़ती है तो ज्यादातर सीएम कैंडिडेट घोषित करती है, सीएम चेहरे के साथ मैदान में उतरती है। लेकिन इस बार 5 राज्यों में चुनाव है और 5 राज्यों में आप लोगों ने सीएम फेस डिक्लेयर नहीं किया, बल्कि जो मध्य प्रदेश की बात करें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बहुत लंबे समय से मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका भी चेहरा आपने क्लियर नहीं किया और बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं को, सांसदों को, मंत्रियों को आपने मैदान में उतार दिया। तो क्या इस बार मोदी मैजिक के सहारे ही आप लोग विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, और या फिर लोकसभा में जो चुनाव होगा जहां पर इंडिया अलायंस से आप लोग का मुकाबला होगा, एक उसका सेमीफाइनल भी इसको मान के चल रहे हैं आप लोग? को ये बता दूं कि मैं यश राजस्थान से आता हूं, तो राजस्थान के अंदर आप जैसी परिस्थितियां देखेंगे तो राजस्थान के अंदर क्या इस प्रकार की गवर्नमेंट रही, और उस गवर्नमेंट ने जो वादे किए थे, जो राहुल गांधी जी आज से नवंबर 2018 में आए थे कि किसानों का हम ऐसा कर देंगे, कल्याण कर देंगे, गिनती गाली थी और कहा कि कर्ज माफ कर देंगे, चांद उगे ना उगे, सूरज चाहे छिप जाए, किधर से भी चल जाए, लेकिन मैं कर्ज माफ कर दूंगा। लेकिन किसानों का 19,500 से अधिक किसानों की जमीन नीलाम हो गई।
और इस प्रकार के ये जो वादे करके गए, और नौजवानों को लिए तो पता नहीं इन्होंने क्या कहा कि मैं आपको आते ही भत्ता दे दूंगा। भत्ता दिया नहीं, लेकिन उनको लाठियां जरूर मिली है। और उसके साथ साथ पेपर लीक का एक जंग झेला है। और पेपर लीक भी राजस्थान के अंदर इस प्रकार से हुआ कि आप कल्पना नहीं कर सकते कि 10 दिन पहले पेपर बाहर आ जाता है। और आरपीएससी के जो मेंबर, तो ये खुद इनकी पॉलिटिकल नियुक्तियां करते हैं, और वो लोग अपना पेपर को बाहर बेचते हैं और गोरख धंधा करते हैं। ईडी की उस समय कार्रवाई होती है तो करोड़ों रुपए उसमें बरामद होते हैं। जल जीवन मिशन में ईडी करोड़ों रुपए बरामद करती है, मिड डे मील में बरामद करती है, लेकिन इनके पास जो नहीं रहती, भ्रष्टाचार के चलते हैं। और लाल डायरी का तो आप जिक्र ही मत कीजिए। मुख्यमंत्री जिस लाल डायरी को देख करके किस प्रकार से इधर से उधर से भगते हैं। और बाकी आपने कहा कि मुख्यमंत्री वाली जो बात कही आपने, मुझे लगता था राजस्थान का हो या कोई दूसरा राज्य हो, ये पार्टी की एक रणनीति होती है। चाहे 2018 की हम नहीं, मैं इसलिए तो आपसे सवाल कर रहा हूँ, क्या इस बार आप लोग मोदी के भरोसे हैं विधानसभा चुनाव में? 2018 के चुनाव में यदि कांग्रेस ने, आप देखेंगे तो 3 जो स्टेट थे, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और छत्तीसगढ़, इन तीनों स्टेट के अंदर कोई मुख्यमंत्री का दावा नहीं की। तो आप उनकी स्ट्रेटेजी कॉपी कर रहे हैं? बनाए थे। तो मैं कह रहा हूँ हर पार्टी की अलग अलग रणनीति। अशोक जी, आप उनकी स्ट्रेटेजी कॉपी कर रहे हैं? आप कॉपी, मैं कह रहा हूँ राजनीति में कोई कॉपी नहीं थी, जनता का जनादेश। ठीक है, आप एग्जाम्पल उन्हीं का दे रहे हैं, तो मैं तो यही बोलूंगा ना, आप उनकी स्ट्रेटेजी कॉपी कर रहे हैं क्या? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मैंने कहा कि जनता का जनादेश होता है। वो पार्टियां नहीं है जो कुछ पार्टियां होती है जो अपने परिवारवाद से चलती है, वंशवाद से चलती है, और उन पर किसी न किसी प्रकार से भ्रष्टाचार के उन पर छींटे लगे जाते हैं। और वो छींटे ऐसे लगे रखते हैं, पूछो मत, और उस छींटों से वो छुटकारा भी नहीं पा पाती है। तो मैं कह रहा हूँ कि हर प्रकार की पार्टियों का एक रणनीति होती है, उस रणनीति के तहत चुनाव लड़ा जाता है। ठीक है, रणनीति है। राम पांडे जी, बीजेपी ने जो रणनीति अपनाई है, ऐसा लग रहा है कि 2014 में जिस तरह से मोदी मैजिक था, क्या इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी मोदी मैजिक के सहारे? क्योंकि कहीं पर भी हम देखें, वहां पर मुख्यमंत्री का चेहरा सामने नहीं है। प्रचार प्रसार में अगर बड़े बड़े होर्डिंग्स देखें तो हर जगह सिर्फ मोदी का चेहरा ही दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि विधानसभा का चुनाव नहीं, लोकसभा का चुनाव है। और क्या आप लोग की फाइट, क्योंकि पहले अगर मध्य प्रदेश की बात कर ले तो वहां पर कमलनाथ वर्सेस शिवराज सिंह चौहान चल रहा था, राजस्थान में बात कर ले तो वहां पर भी स्थानीय नेताओं के बीच में एक युद्ध चल रहा था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि आप लोग के स्थानीय नेता, आप लोग के मुख्यमंत्री, जिस राज्यों में आप लोग की मुख्यमंत्री है, और सीधे वर्सेस मोदी हो गया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी का जो झूठ है और जो जुमले हैं वो जनता के सामने है, और जनता मोदी जी को बिल्कुल नहीं मानती है। ये वीडियो है, मोदी जी के केंद्रीय मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, ये उनका बेटा है जो आप देख रहे हैं। शायद आप लोगों ने भी देखा होगा। सीधे बोल रहे हैं 100 करोड़ जमा कर दो अकाउंट में, 21 करोड़ कर दो, 18 करोड़ कर दो। कनाडा से पैसा आ रहा है, मुंबई की कंपनी है, काला धन है, आतंकवाद का है। कहां से पैसा आ रहा है? मोदी जी को क्या जानकारी नहीं है? मोदी जी के सारे केंद्रीय मंत्री यही कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो आरोप लगा रहे हैं ना, कि मैं तो ये आपको प्रमाण दे रहा हूँ, 2 दिन हो गए, 2 दिन में पता कर सकते थे कि ये वीडियो झूठा है या सही है। पहली बार वीडियो कहां से अपलोड होता है, ये हमारी जो एजेंसियां हैं 24 घंटे के अंदर पता कर सकती है। उससे ज्यादा समय नहीं लगता है, 24 घंटे से ज्यादा, कि ये अपलोड कहां से हुआ है। 2 दिन पहले एफआईआर हो चुकी है, आज तक ये नहीं पता कर पाए हैं कि इसमें जो दूसरा शख्स है वो आवाज किसकी है। जब हमारा गृह मंत्रालय, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स इतना नहीं पता कर पा रहा है कि ये इस वीडियो को किसने अपलोड किया, और इस वीडियो में जो केंद्रीय मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उनका बेटा जो हॉकी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, मध्य प्रदेश का हॉकी का अध्यक्ष था, जैसे अमित शाह का बेटा जैसा बीसीसीआई का मालिक है, उस तरह से ये हॉकी के मालिक हैं नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे। तो भारतीय जनता पार्टी के तो प्रमाण हमारे सामने है, बंगारू लक्ष्मण का प्रमाण हमारे सामने है, सरेआम कैमरे के सामने पकड़े गए थे। इनके एक केंद्रीय मंत्री दिलीप सिंह जूदेव, वो कहते हैं पैसा खुदा तो नहीं लेकिन खुदा से भी कम नहीं। तो ये तो प्रमाण के साथ देते हैं। और ये पता नहीं कौन सी कहानी बता रहे थे परीक्षा लीक की, पटवारी भर्ती परीक्षा का घोटाला मीडिया ने प्रमाण के साथ दिया। जो टॉपर्स थे उनका इंटरव्यू मीडिया ने लिया, बच्चों ने कहा कि हमारे पिता ने जमीन बेचकर 15 लाख रुपए दिए तब हम टॉपर्स बने हैं। अब इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं पटवारी भर्ती परीक्षा घोटाले में, वो मीडिया को कह रहे हैं कि 15 लाख रुपए हमारे। नहीं, इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि जिस तरह से आप तमाम तरह के मुद्दे उठा रहे हैं,
पहले ऐसा लग रहा था कि जो स्थानीय नेता हैं, जो स्थानीय, चाहे मुख्यमंत्री बात कर लें, विपक्ष के बड़े नेताओं की बात कर लें, उनके बीच में एक स्थानीय तौर पर द्वंद्व चल रहा था। लेकिन अब यहां पर ऐसा लग रहा है कि केंद्र ने, खासकर जो बीजेपी की जो केंद्र नेतृत्व है, उसने यहाँ पर स्ट्रेटेजी बदली है। लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव को भी लड़ा जा रहा है। तो आप क्या इसको लग रहा है आपको कि क्या वाकई यहां पर, क्योंकि आप मुद्दों के साथ जा रहे हैं, क्योंकि अब आपके सामने मोदी है, क्योंकि अगर देखेंगे कहीं भी मुख्यमंत्री चेहरा इन लोग ने डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन आप लोग ने कर दिया। मध्य प्रदेश में कमलनाथ की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ में आप भूपेश बघेल की बात करते हैं, राजस्थान में गहलोत की बात करते हैं, लेकिन बीजेपी ने कोई चेहरा डिक्लेयर नहीं किया है। जी, मोदी का चेहरा है नरेंद्र सिंह तोमर, और ये नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का चेहरा है। तो जनता के सामने मोदी जी की नीतियां जो है वो स्पष्ट रूप से आ रही है ना। ईडी दिल्ली से चलता है, छत्तीसगढ़ पहुंच जाता है, रास्ते में मुरैना पड़ता है, क्या वहां नहीं रुक सकता है? रास्ते में मध्य प्रदेश पड़ सकता है, क्या भोपाल नहीं जा सकता है? कि ये पटवारी भर्ती परीक्षा घोटाला कैसे हो गया? व्यापम में जो 23 परीक्षाएं फर्जी कैसे हो गई? नहीं, ठीक है, आरोप है, लेकिन रामपाड़ी जी, आप मेरे सवालों का जवाब क्लियर नहीं दे रहे। मैं कह रहा हूं कि क्या आप लोग जो अगर आप लोग चुनावी, जो रंजिश यहाँ पे चल रही है, अगर हम चुनावी जंग की बात कर लें, क्या आप लोग सीधे केंद्र नेतृत्व से यहाँ पर है या फिर स्थानीय मुद्दों के साथ ही जा रहे हैं? आप लोगों को फर्क नहीं पड़ता है, चाहे मोदी की तरफ से इसमें चेहरा सामने हो या मुख्यमंत्री की तरफ से चेहरा सामने हो, कांग्रेस अपनी स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ रही है? देखिए, हम यदि अब नीति, विचारधारा, संविधान पर विश्वास करें तो प्रधानमंत्री कितने प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा? वो कह रहे हैं राजस्थान का मुख्यमंत्री भी मैं बनूंगा, छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री भी मैं बनूंगा, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री भी मैं बनूंगा, तेलंगाना का भी मुख्यमंत्री मैं बनूंगा, मिजोरम का भी मुख्यमंत्री बनूंगा। लेकिन वो मिजोरम जा नहीं रहे, वहां पता नहीं क्यों मणिपुर में वो दंगे वगैरह चल रहे हैं पिछले 5-6 महीने से, इंटरनेट बंद है, काफी हिंदू भी वहां मारे गए हैं। तो प्रधानमंत्री और जो गृह मंत्री हैं मिजोरम की यात्रा नहीं कर रहे हैं, बाकी ये 4 प्रदेशों में भटक रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। तो ये तो संविधान का भी ये गलत तरीका है कि एक प्रधानमंत्री कह रहा है मेरे चेहरे पर। शिल्पी जी, क्या आपको भी लग रहा है कि इस बार बीजेपी जो 5 राज्यों विधानसभा चुनाव लड़ रही है, वो मोदी के भरोसे लड़ रही है और मोदी के मैजिक यहाँ पर इंतजार कर रही है? जी, मोदी जी का बिल्कुल शिल्पी जी से सवाल है। इनके पास और क्या है? इनके पास एक मोदी है, दूसरा भ्रष्टाचार है, तीसरी तो कोई चीज ही नहीं है। मोदी जी, प्रधानमंत्री जी का जो भाषण अभी आप अपनी बाइट में दिखा रहे थे, उसमें प्रधानमंत्री जी इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं, 1 लाख करोड़ मैंने इस पे खर्च किया, 35,000 करोड़ उस पे खर्च किया, इतना किया। इन्होंने बात की हम उज्ज्वला योजना में हमने लोगों को सिलेंडर दिया, इन्होंने बात की आयुष्मान योजना में हमने लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ दिया, इन्होंने घोषणा की हम मुफ्त राशन 85 करोड़ लोगों को देते हैं। सब कुछ दे रहे हैं, परसेप्शन बनाया जा रहा है हम गरीबों को सब कुछ दे रहे हैं, मगर हम गरीबों को गरीबी दूर करने के लिए रोजगार नहीं दे रहे हैं। हम उसे राशन दे रहे हैं, हम उसे दवा दे रहे हैं। और ये आयुष्मान योजना की बात कर रहे हैं मोदी जी, क्या उन्हें पता है कि धरातल पर ये योजना है कितनी? लोग मुफ्त राशन ले नहीं रहे, कीड़े पड़ा हुआ सड़ा हुआ राशन, और ज्यादातर कोटेदार उसको बेच दे रहे हैं। उज्ज्वला योजना में 3.5 करोड़ महिलाओं ने तो एक बार सिलेंडर जो फ्री मिला उसके बाद दोबारा उसको लिया ही नहीं। तो मोदी मैजिक बचा कहाँ है? मोदी मैजिक तो तब होता जब मोदी जी कहते हैं कि हमने 85 करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया, हमने नए रोजगार के अवसर सृजित किए, तब इनको कोई दिक्कत नहीं होती और इनका हर मुख्यमंत्री फटाफट जीतता। लेकिन हर जगह इनके घोटाले हैं। कहाँ मोदी मैजिक बचा है इस देश में? बाजार इस समय त्योहार का मौसम है, समय देखिए और आप जाइए, बाजार खाली पड़े हैं, लोगों की स्पेंडिंग कैपेसिटी खत्म हो चुकी है। ये कहते हैं कि देखिए हमने तो जो है जीडीपी इतनी बढ़ा दी है। अरे महंगाई कितनी बढ़ा दी है आपने? लोगों के पास रोजगार नहीं है, अगर उनके पास खर्च करने के लिए पैसा नहीं है, आप कह रहे हैं कि नहीं देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो गई है। क्या आपको पता है कि देश की अर्थव्यवस्था स्पेंडिंग कैपेसिटी से काउंट होती है? पैसा कहाँ है? तो अर्थव्यवस्था, सारे बाजार ठप हैं। क्यों ठप हैं? ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए बड़े बड़े पूंजीपतियों ने बाजार पर कब्जा कर रखा है। लोकल का दुकानदार क्या करे, पटरी दुकानदार क्या करे? आप मध्यम वर्गीय लोगों पर टैक्स का भार बढ़ाते चले जा रहे हैं। एक टैक्स पे टैक्स और टैक्स पे टैक्स करके आप वो पैसा इकट्ठा करके निम्न वर्गीय लोगों को कहते हैं कि देखिए मोदी जी ने आपको राशन दिया। अरे भाई, मोदी जी अपने घर से लेके आए हैं राशन?
ये हमारे ऊपर जो टैक्स का भार बढ़ाया गया है वो टैक्स का पैसा आप बर्बाद कर रहे हैं सिर्फ वोट करने के लिए। और मिडिल क्लास को ये समझना होगा कि वो अपना वोट हालांकि आपकी इस लाइन से मैं सहमत नहीं होऊंगा, क्योंकि हर सरकार ये कहती है हमने किया। अखिलेश यादव भी कहते कि ये हमने बनाया, ये हमने बनाया, ये हमारी सरकार ने बनाया। उस वक्त भी जो पैसा रहता है वो तो जनता का रहता है, सबको पता ही है। मौके दिए, रोजगार सृजित किया। आप अखिलेश यादव की बात पे आए, बहुत अच्छी बात है। नहीं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ, देखिए कोई भी पार्टी अपने जेब से पैसा नहीं लाती है, जनता का टैक्स का पैसा होता है, जो सरकार बनती है उसको इस्तेमाल करती है वो। मैं बस इसमें टिप्पणी कर रहा हूँ। अखिलेश यादव ने कभी ये नहीं कहा कि अखिलेश मैजिक चल रहा है। उन्होंने कहा मैंने काम किया, और उन्होंने ये कभी नहीं किया कि मैं मैजिक कर रहा हूँ। आज डायल 100 जो अखिलेश यादव की सबसे बड़ी योजना थी, उसकी टेली कॉलर्स पिछले 3 दिन से पुलिस वालों से मार खा रही हैं। उनको संविदा तक पर नहीं रखा जा रहा, उनको बगैर नोटिस नौकरी से निकाला जा रहा है। ये अखिलेश यादव की क्या बराबरी करेंगे? इन्होंने तो अखिलेश यादव की योजनाओं के फीते काटे हैं। पूछिए जिस इकाना स्टेडियम के लिए बड़ा खुश होते हैं। लेकिन आप ये मानती है कि बीजेपी इस बार, ठीक है, देखिए मोदी मैजिक 2023 के विधानसभा चुनाव में चले नहीं चलेगा, 3 दिसंबर को क्लियर हो जाएगा, लेकिन क्या आप मानती है कि बीजेपी इस बार विधानसभा चुनाव में मोदी मैजिक के सहारे है? जी, मैं कह रहा हूं, देखिए मैजिक चले या नहीं चले, ये 3 दिसंबर को क्लियर हो जाएगा, लेकिन क्या आप ये मानती हैं या आप देख पा रहे हैं कि बीजेपी का जो विधानसभा चुनाव जिस तरह से लड़ रही है वो मोदी मैजिक के सहारे ही लड़ रही है? और उनके पास कोई ऑप्शन कहाँ है? उनको तो मोदी नहीं भगवान दिखते हैं ना। आपने देखा नहीं है कि भगवान राम की उंगली पकड़ के मोदी उनको मंदिर में ले जा रहे हैं? ये भी तो मोदी, ये तो भारतीय जनता पार्टी ने फ्लोट किया है। वो व्यक्ति जो भगवान राम से ऊपर हो गया है, बीजेपी की तो मजबूरी है उसको अगरबत्ती लगाना। ठीक है, बीजेपी की मजबूरी, लेकिन देखना होगा कि जनता क्या सोच के किस तरह से वोट करती है। ये चर्चा लगातार हमारी जारी है। लेकिन हमारे साथ है परमिंदर कौर जी भी हैं, जो क्या प्रवक्ता है। परमिंदर कौर जी, अगर मैजिक की बात करते हैं तो मुझे लगता है शायद आप पार्टी ऐसी है जो अक्सर मैजिक करती है। हमने दिल्ली में देखा है, जब पहली बार आए तो ऐसा मैजिक रहा, एक तरफा बिल्कुल आम आदमी पार्टी जीती। पंजाब में भी हमने ये देखा। मैजिक की अगर बात करें तो मुझे लगता है पार्टी वाइज सबसे ज्यादा मैजिक यहाँ पर आम आदमी पार्टी ही करती है। लेकिन यहाँ पर आप क्या इसको देखते हैं? आप क्या बीजेपी इस बार यहाँ पर मोदी मैजिक के सहारे, क्या मोदी के सहारे हैं, और इसका असर कैसे हो रहा है? क्योंकि मुझे लगता है मैजिक की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी इसको बेहतर अच्छे से समझती है। कभी नहीं हुआ कि भाजपा बिना चेहरे के चुनावी रण में उतरी हो, पहली बार ऐसा हुआ है। और देखिए भाजपा कहीं ना कहीं समझ चुकी है कि जनता बदलाव के मूड में है, परिवर्तन के मूड में है, पर प्रॉब्लम है कि उनकी समझ थोड़ी अधूरी है। सरकार, जो जनता है वो नेतृत्व परिवर्तन नहीं चाह रही, वो सत्ता परिवर्तन चाह रही है, वो व्यवस्था परिवर्तन चाह रही है। और जो भाजपा का जो ब्रह्मास्त्र है, जो मोदी जी हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो भी कुछ चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो ये जो मैजिक की बात करते हैं, ये मुझे लगता है सब कुछ ट्राई करे। इतने दिग्गज नेताओं को भी ज़मीन पे उतार लिया, इतने सारे सीएम फेसेस घोषित कर दिए, पर जो आज मध्यम वर्ग बेहाल है, कर्मचारी वर्ग बेहाल है, और इतने सारे जनता नाखुश है इस सरकार से। और पर ये भी नहीं कह सकते एक आंधी है कि बिल्कुल परिवर्तन की आंधी है, पर एक उकताहट जरूर है जनता में, जो कि इसमें बदलाव लाना चाहिए सरकार में। बिल्कुल, आप कह रहे हैं बिल्कुल परिवर्तन की आंधी नहीं है, तो क्या आम आदमी पार्टी ये मान के चल रही कि क्योंकि अरविंद केजरीवाल दावा कर रहे हैं भाई कि हम सरकार बनेंगे, हम सरकार बनाएंगे, या फिर वो सोच रहे होंगे शायद कि अगर कांग्रेस सरकार बनाएगी तो हम कहीं ना कहीं उसमें सहभागिता करेंगे। तो क्या आप ये मान के चल रहे हैं कि हाँ, कि अगर कोई जीतेगा तो कांग्रेस होगी या फिर भाजपा होगी, लेकिन आंधी उस तरह से नहीं है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाए, आम आदमी पार्टी का मैजिक चले? देखिए राजनीति में एक पूरे नए प्रदेश में आकर हम इतना बड़ा दावा तो नहीं करें। हम लड़ी 66 सीट्स पर रहे हैं कि हम सरकार बना लेंगे, पर हम जरूर अपनी प्रेजेंस दर्ज कराएंगे इस प्रदेश में, और आने वाले समय में एक विकल्प बनकर लेकिन सहभागिता का तो आप बिल्कुल, ये तो देखिए, बिल्कुल भले आप लोगों ने गठबंधन नहीं किया, लेकिन अगर स्ट्रेटेजी की बात करूं मोदी के सामने, आप मोदी मैजिक के सामने, क्योंकि बीजेपी ने कोई चेहरा फेस नहीं किया, इसमें आप पार्टी किस तरह से स्ट्रेटेजी को देखती है और इसके लिए क्या तोड़ लेकर आई है? देखिए भाजपा एक बहुत ही दम्भी सरकार है, और जिस तरह से ये ईडी, सीबीआई और इन सभी एजेंसीज को यूज़ कर रहे हैं, और जैसे अपने नेताओं को जेलों में डाल रहे हैं, तो ओपन है कि हमें अभी लोकतंत्र की लड़ाई लड़नी है, और हमें देयर आर बिगर इश्यूज जो हमारे नेताओं को फेस करने हैं। तो उस संदर्भ में हम कहेंगे अब तो ऐसा हो गया, ईडी है कि भाजपा, एक ही बात हो गई है। इतने बड़े बड़े जब घोटाले निकल रहे हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा।
तो बिल्कुल हम मानते हैं कि मोदी मैजिक कभी चल नहीं ठीक है, रहा। लेकिन आप भी उनकी शिल्पी जी की तरह मान रहे हैं कि बीजेपी की मजबूरी है मोदी को विधानसभा चुनाव में फेस बना के उतारना। हालांकि वो हर जगह मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, मुख्यमंत्री तो बन ही नहीं सकते वो, लेकिन इस पर बीजेपी की मजबूरी है। बिल्कुल बीजेपी की मजबूरी है, लेकिन जब ये जाके हमारे प्रधानमंत्री ये सभाओं में बोलते हैं कि हम 80 करोड़ जनता को अभी भी हम मुफ्त में अनाज देंगे, तो कहीं ना कहीं सवाल उठता है, जब हम 5वीं सबसे बड़ी या 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहे हैं, तो अभी भी 80 करोड़ जनसंख्या को आपको मुफ्त में अनाज देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या उनके पास इतनी आय नहीं है कि वो अपने लिए अनाज खरीद पाए? एक लिमिटेड सोशल वेलफेयर स्कीम की बात करते हैं, वो एक लिमिटेड परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ठीक है, लेकिन अगर यही सवाल अगर मैं दिल्ली को लेकर आपसे पूछूं कि आप कह रहे हैं कि दिल्ली आप कहते हैं बड़ा अच्छा है, संपन्न विकास कर रहा है, लेकिन वहां पर भी तो आप फ्री में दे रहे हैं, फ्री में बिजली, फ्री में पानी, तो मुझे लगता है शायद ये एक राजनीतिक दाव हो सकता है। लेकिन अगर इसके ऊपर लेकिन डिबेट का अलग है। दिल्ली में भी आप लोग दे रहे हैं सभी लोग को, आप लोग फ्री में पानी, फ्री में आप, और फ्री में महिलाओं को वहां पर बसों में टिकट दे, ये अलग मुद्दा हो सकता है। लेकिन सूर्यकांत चतुर्वेदी जी, जिस तरह से अगर देखिए इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जो स्ट्रेटेजी बदली है, क्या अगर बीजेपी स्ट्रेटेजी के साथ नहीं आती तो बीजेपी बहुत मुश्किल में होती? मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में बहुत मुश्किल में होती। हालांकि राजस्थान में हर बार सरकार बदलती है तो शायद वहां पर इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, लेकिन तेलंगाना में तो चौथे नंबर पे ही है, तो वहां ज्यादा मुझे लगता है कि बीजेपी ज्यादा उम्मीद भी नहीं कर रही है। मिजोरम में भले वहां पर ज्यादा मजबूत नहीं है, लेकिन हाँ एनडीए के साथ वहां पर सरकार में है। लेकिन क्या अगर हम इसको ओवरऑल 5 राज्यों में देखें हम, तो क्या ये बीजेपी की मजबूरी थी मोदी जी को मैदान में उतारना, मोदी को मैदान में उतारना? नहीं तो स्थिति बहुत खराब हो सकती थी। और क्या ये स्ट्रेटेजी काम कर रही है, और क्या मोदी मैजिक दिखाई देगा जब रिजल्ट आएगा? तो देखिए, जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उसमें से 3 हिंदी भाषी हैं। बाकी 2 राज्यों में, मिजोरम में भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक था, वो गठबंधन में थी, वो गठबंधन के सहारे सरकार में भी सहभागी थी। तेलंगाना में स्थिति सबको पता है कि तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी अभी इस पोजीशन में नहीं है कि वो व्यक्तिगत रूप से सरकार बनाने की स्थिति में हो, तो वहाँ की बात भी समाप्त हो जाती। अब बाकी बचते हैं 3 हिंदी भाषी राज्य, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का सबसे ज़्यादा प्रभाव अगर कहीं है तो वो हिंदी पट्टी में, हिंदी बेल्ट में है। और उस हिंदी बेल्ट के 3 प्रमुख राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, जहाँ विधानसभा चुनाव होने हैं। अगर हम मध्य प्रदेश से शुरुआत करें तो मध्य प्रदेश में लगातार अगर 15 महीने की सरकार छोड़ दी जाए तो बीते 2 दशक से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस सरकार को लेकर एंटी इनकम्बेंसी इतनी अधिक है, जो भारतीय जनता पार्टी के सारे बड़े नेता जानते हैं, उनकी जो मातृ संस्था है संघ भी जानती है, और जितने उन्होंने सर्वे कराए उसमें भी यही बात निकलकर सामने आई। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अपनी एक नई रणनीति के तहत चुनाव में उतरना पड़ा। आप देखिए, अगर ग्वालियर चंबल की बात करें तो वहाँ किसके नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं, किसको स्टार प्रचारक के रूप में उतारा गया है? सिंधिया जी को। अगर आप ग्वालियर चंबल, अगर आप मालवा की बात कर लें तो वहाँ कैलाश विजयवर्गीय जी को। महाकौशल में अगर आप बात कर लें प्रहलाद पटेल जी को। और मध्य भारत की बात करें तो चूँकि शिवराज सिंह चौहान इसी अंचल से आते हैं, तो तमाम बड़े नेताओं को सिर्फ इसलिए उतारा गया है कि उनके चेहरे को देखकर उनके अंचल के लोग मानकर चलें कि हो सकता है सीएम का फेस घोषित नहीं किया है तो हमारे अंचल के नेता को कहीं ना कहीं सीएम बनने का मौका मिले, और इसका फायदा विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं पार्टी को मिले। इसलिए उन्होंने अपने सारे बड़े नेताओं को उतार दिया है। बिंद में अगर आप जाते हैं तो बिंद में वहाँ स्थानीय सांसदों को उतारा गया है, गणेश सिंह जो पिछले वर्ग से आते हैं। तो इन तमाम चेहरों को उतारकर भारतीय जनता पार्टी ने यह प्रयास किया है कि इन चेहरों के नाम पर अगर वो अपने अंचल से ज़्यादा सीटें जीत कर आते हैं तो कहीं ना कहीं पार्टी को सरकार बनाने में सहूलियत होगी। पहला कारण तो यह है। दूसरा, एंटी इनकम्बेंसी इतनी अधिक है जनता में, खासतौर पर मंत्रियों को लेकर, पार्टी कार्यकर्ताओं में भी उनको लेकर भयंकर नाराजगी आपने देखी है जगह जगह। और जिस तरह से असंतोष सामने आया है टिकट वितरण के बाद, इन सारी स्थितियों को देखते हुए पार्टी के सामने और कोई विकल्प नहीं बचा था। इसीलिए उन्हें मजबूरी में नरेंद्र मोदी जी को सामने लाके चुनाव में खड़ा करना पड़ा। और आप देख रहे होंगे कि मध्य प्रदेश के इतिहास में शायद पहली बार है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जो केंद्रीय सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री हैं, उन्हें संभाग स्तर तक चुनावी रैलियां करनी पड़ रही हैं। अमित शाह जी को नाराज नेताओं से 25-25 मिनट बात करनी पड़ रही है, और तमाम नेताओं को भी प्रयास करने पड़ रहे हैं, लेकिन वो उतने सफल नहीं हो रहे हैं। तो यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूरे के पूरे राष्ट्रीय नेतृत्व को, बड़े चेहरों को मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार में उतार दिया, छत्तीसगढ़ में उतार दिया और राजस्थान में उतार दिया। मध्य प्रदेश वो राज्य है इन सारे 3 हिंदी भाषी राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का दावा यह रहता है कि मध्य प्रदेश का संगठन देश में सर्वाधिक अच्छा संगठन उनकी पार्टी का है। तो वो भी इस बार
सामने आ गया है कि कितना मजबूत संगठन है, क्योंकि जिस तरह से असंतोष हुआ है, जिस तरह से तमाम विरोध की खबरें आई हैं, जिस तरह से जबलपुर में आपने देखा होगा कि चुनाव के प्रदेश प्रभारी केंद्रीय मंत्री के सामने किस तरह की धक्का मुक्की हुई है, तो ये सारी चीज़ें जब सामने आई तो पार्टी को कहीं ना कहीं लगा कि अगर यह राज्य भी चला गया, क्योंकि राजस्थान का तो नेट टू नेट चल ही रहा है अभी, और छत्तीसगढ़ में भी कहीं ना कहीं वही स्थिति बनी हुई है कि दोनों पार्टियों के बीच में बेहद कड़ा और रोचक मुकाबला हो रहा है। तो मध्य प्रदेश के अपने राज्य को बचाने के लिए पार्टी ने रणनीति बदलकर मोदी जी को उतारा है। मोदी जी के आने से ये फायदा हुआ है कि पार्टी को जो नुकसान हो रहा था उसमें कहीं ना कहीं कुछ हद तक भरपाई हुई है, तो ये तो फायदा हुआ है। और फिर इसका असर कितना हुआ है वो सारा का सारा सच सामने आ जाएगा जब 3 दिसंबर को मतगणना होगी, तो उस समय पूरा सच सामने आ जाएगा। आपको एक चीज़ और बता दें, जनता बहुत समझदार है। जनता जानती है कि मध्य प्रदेश में ना तो मोदी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं, और जनता स्थानीय मुद्दों को लेकर, स्थानीय नेताओं को लेकर किस तरह से अपना आक्रोश व्यक्त करती है, ये जनता ने 2003 में भी देखा था और जनता ने पिछले चुनाव में भी दिखाया था। पिछले चुनाव में अगर आप कहें तो भारतीय जनता पार्टी के चेहरे हारे थे, कांग्रेस नहीं जीती थी, भारतीय जनता पार्टी के चेहरे हारे थे। तो उस तरह की स्थिति इस बार भी बनी हुई है। पता नहीं क्यों, मुझे लगता है जिस तरह के निर्णय भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व लेता रहा है, गुजरात इसका उदाहरण है, मध्य प्रदेश में इस तरह का निर्णय लेने में पता नहीं क्यों किस तरह की तरफ इशारा कर रहे हैं आप, जो आप या मुख्यमंत्री बदलने की तरफ इशारा कर रहे हैं आप? मैं मुख्यमंत्री बदलने से लेकर कैबिनेट मंत्री बदलने, दूसरा टिकट काटने को लेकर जिन विधायकों के खिलाफ लगातार एंटी इनकम्बेंसी की बात सामने आती रही संगठन के सर्वे में या तमाम जो सर्वे कराए गए हैं उनमें, उन चेहरों को का टिकट काटने में पता नहीं क्यों हिचकिचाहट इस बार दिखाई दी। आपने देखा होगा पहले ही सूची आई, उसके बाद जो दूसरी सूची आई, फिर तीसरी आई, फिर चौथी आई, फिर 5वीं आई, तो उनमें जिस तरह के बदलाव के कयास लगाए जा रहे थे, माना जा रहा था कि गुजरात की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी कई चेहरों को बदल देगी या घर बैठा देगी। तो मध्य प्रदेश में ना तो गुजरात पैटर्न चला, फार्मूला लागू हो पाया, ना जो भारतीय जनता पार्टी की एक वो है कि 70 साल या 75 साल के बाद उनको टिकट नहीं देंगे, जिसको लेकर पिछली बार बाबूलाल गौर से लेकर सरताज सिंह या रामकृष्ण कुसमरिया जैसे नेताओं को टिकट काटे गए थे, वो इस बार देखने को नहीं मिला। इस बार भी 80-80 साल के नेताओं को टिकट दिए गए हैं। तो पता नहीं क्यों इस बार मुझे लगता है मध्य प्रदेश के संदर्भ में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व में हिचकिचाहट दिखी है। अब इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह तो यही मानी जा सकती है कि या तो कहीं ना कहीं पार्टी को डर था कि जिस तरह की दूसरी सूची आई थी उसके बाद जिस तरह का आक्रोश आया तमाम दावेदारों में, उस स्थिति को देखते हुए मुझे लगता है उन्होंने बदलाव करने की अपनी जो रणनीति थी उसको बदला है, और उसका खामियाजा कहीं ना कहीं पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। अगर नहीं भुगतना पड़ रहा होता तो इस तरह की इतनी कड़ी मेहनत ना तो नरेंद्र मोदी जी को करना पड़ती, ना अमित शाह जी को करना पड़ती, ना उन्हें तमाम मुख्यमंत्री या अपने जो स्टार प्रचारक हैं उनको मध्य प्रदेश में इस लेवल तक उतारना पड़ता। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अंतिम विकल्प वही था भारतीय जनता पार्टी के सामने, क्योंकि हर राजनीतिक दल चाहता है कि कहीं ना कहीं उसकी सत्ता में वापसी और सत्ता मिले, सत्ता में वापसी, इसलिए इस बार रणनीति हमने बहुत बदली हुई दिखाई थी। लेकिन अशोक शेखावत जी, जिस तरह से मैंने वही शुरू में आपसे भी कहा, और ऐसा लग रहा है कि इस बार विधानसभा चुनाव नहीं लोकसभा चुनाव यहाँ पर रन चल रहा है। जिस तरह से लगातार आपके केंद्रीय नेतृत्व यहाँ पर आए हुए हैं, घोषणा पत्र की बात कर लें तो केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से, आप लोग की जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की बात कर लें तो केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से उसकी शुरुआत की जा रही है। तो लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि अगर आप लोग यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर सके और जहाँ आपकी सरकारें हैं वहाँ आप उस सरकार को नहीं बचा सके, और जहाँ वापसी की चाह आपके अंदर है, राजस्थान की बात कर लें, छत्तीसगढ़ की बात कर लें, या मिजोरम में आप लोग भले सरकार में वो मजबूत स्थिति में नहीं है, तेलंगाना में आप लोग दावा करें लेकिन वहां पर बहुत पीछे हैं आप लोग, लेकिन जहां पर आप उम्मीद कर रहे हैं छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये प्रमुख तौर पर अगर वहां पर आपकी वापसी नहीं हुई और मध्य प्रदेश में आप अपनी सरकार नहीं बचा सके, तो कहीं ना कहीं जनता में एक मैसेज नहीं जाएगा जो एक मोदी मैजिक की बात करेगी। जनता सोचेगी भाई इस बार तो आप लोग ने मोदी के चेहरे पे लड़ा है, लेकिन मोदी का चेहरा इस बार काम नहीं आया। तो मैं पहले तो आपको ये बताऊं कि आज अच्छा लगा कि पूरा विपक्ष, मतलब ये देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी को घेर रहा है। मतलब जो घेरने के मतलब घेर इसलिए रहा है क्योंकि मुद्दा ही है हमारा, ही हमारा मुद्दा ही इसलिए घेर रहा है वो। मैं एक ही तो मेरे को समय नहीं देंगे कि आप पूरा आप बताइए, समय नहीं देंगे मेरे को जी। अरे लीजिए कोई विपक्ष घेरता है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आप सत्ता में हैं तो विपक्ष आप ही घेरेगा। बोलिए, आप बोल लीजिए आप ही बोल रहे थे ना इतनी देर तक। आप क्यों कह रहे हैं कि सारे लोग आपको पूरा समय दिया, आप बोल लीजिए।
आप ही को घेरेंगे ना, विपक्ष में तो हम तो आप ही के विपक्ष में हैं, सत्ता के ही तो विपक्ष में रहेगा, तो हम आप ही को घेरेंगे। थोड़ा तो धैर्य तो रखिए ना आप ही बोल रहे हैं बार बार में, जवाब दे रहे आप हैं। ही डिबेट कर लीजिए, पूरा आप ही कर लीजिए। डिबेट तो हम ही नहीं, करेंगे। ठीक है, वो एक अपना ठीक है, पॉइंट रख हम रहे हैं, लेट पॉइंट हो को जाएंगे, शामिल करके क्या आप अपना बात जवाब है? दे दीजिए अशोक जी। मैंने एक जवाब नहीं दिया, उससे पहले इनका क्वेश्चन आने लगे। मैंने कहा कर रहे हैं अशोक जी। हाँ आप बोलिए, पता है सब, आप वेल बिगन इज हाफ डन। आप सही तो शुरू सही है। करिए ना। आप इनको कहिए ना, आप इनके ट्रम आई से बोलिए बीच में, मैं तो कहूंगा ना। नहीं अशोक जी, देखिए मुझे ऐसा आप लगता बताइए है कि मैं सही बीजेपी बोल के रहा हूँ, गलत प्रवक्ता बोल इतने रहा हूँ। काबिल हैं कि वो विपक्ष के सवालों के जवाब वो खुद दे सकते हैं। बोलने जरूरत दीजिए। नहीं है। मोदी आप सारे तो करते यही हैं, तो हम बोल मोदी रहे थे। नहीं करते। मेरा नंबर आया, अब मैंने कुछ बोला, इतने में बोलने लगे। पेमेंट क्यों नहीं दिया? हम आपसे पूछ रहे हैं, आप अभी तक गरीबों को मुफ्त राशन क्यों दे रहे हैं 10 साल से और 20 साल से आप रहिए ना, मध्य प्रदेश में हैं? चुप वहाँ नहीं भी रहिए गरीबों क्या? को क्या होगा? अरे रोजगार बोलूं क्यों तो नहीं दे सुनो ना। रहे हैं? डिबेट तो आप यही है। इनसे बुलाइए, इनसे नहीं बुलाइए, पूरा समय इनको दे दीजिए पूरा। हम अशोक जी तो आप पूरा अपनी समय बात रखिए, चाहिए। आप अपनी बात रखिए। नहीं, ये मुझे तो बात देखिए हो रही है, मुझे ये तो कहीं ना देखिए कहीं अशोक है। जी कीजिए। मुझे लगता है कि आप लोग को बहुत अच्छे से इसी ट्रेनिंग प्रकार दी से जाती है डिबेट कि अगर विपक्षी पार्टी के नेता किसी तरह की अगर बीच में आपको टोकें या बीच में किसी तरह की पॉइंट उठाए तो कैसे उनको शांत करना है, कैसे उनका जवाब देना है। मुझे लगता है मेरे से बेहतर आप जानते हैं। आप केंद्र में और 20 साल कम होते हैं प्रदेश में, बावजूद उसके आपको गरीबों को राशन देना पड़ रहा है। बावजूद अशोक जी उसके बात अपनी आपको रखिए आप। शिल्पी जी देना पड़- शिल्पी जी सुन लेते ये कोई डिबेट हैं, का शिल्पी जी हिस्सा सुन होता लेते है हैं। अशोक जी बात रखिए आप। ऐसी कोई हाँ डिबेट शिल्पी जी सुन लेते हैं, शिल्पी जी सुन अब लेते देखो हैं। कैसे बीच में बोल रहे हैं। प्रदेश सरकार नहीं शौचालय बनवा सकती। ठीक है कि हर शिल्पी काम जी खुद ही बहुत करते सारे हैं। आपने सवाल कर लिए, आप इनको चुप कराइए, उससे बहुत पहले सारे नहीं सवाल बोलना, कर पूरा लिए, समय दे सुन लेते, समय भी हमारे पास कम दे है, दीजिए इनको, दे समय दीजिए। हमारे पास मेरा कम समय है, है। समय हमारे पास कम है, थोड़ा जा पाऊंगा सबके पास, प्लीज समय कम है। हाँ अशोक शेखावत जी। हर जगह चुप कर देंगे तो आप डिबेट में मत आया करिए। अशोक जी कंटिन्यू तो कीजिए, आप बोलिए तो आप जरा। मुझे लगता है कि इतने प्रवक्ता है बीजेपी के, बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, बड़े उनको ट्रेनिंग दी जाती है बहुत अच्छे से। मुझे आप ऐसे चुप बैठेंगे कैसे काम चले? कंटिन्यू कीजिए आप प्लीज। मैंने कहा दी आप देखो इनको चुप कराइए। नेता हूँ मैं, प्रवक्ता नहीं हूँ। देखो, प्रवक्ताओं को ट्रेनिंग मिलती देखो होगी। एक बार ये क्या तरीका हो गया है, बीच में बोल रहे हैं। यही तरीका होता मैंने कहा है। कि शिल्पी जी सुन लेते ये तरीका, समय बहुत यही कम है। विपक्ष है, तो शिल्पी जी इसी समय बहुत कम है। इसी तरह के तूतू में आप हमारी कहिए तो मेरी बात हमारा करो, समय इनका निकल जाएगा। काउंटर सुन तो ले, 80 लाख ठीक कैसे है। दिए? आपने बहुत सारे सवाल उठा लिए, ठीक है। अशोक जी आप बोलिए ना, अशोक जी आप मुझ पर अपनी पसंद बात कर तो रहे हैं। रखिए, आप अपनी इनको बात नहीं तो कह रहे रखिए हैं कि आप। आप अपने ट्रम्प पर बोल लीजिए। अब इनको आ रहा है, मतलब हंसी तो आ रही है। 303 सीटें यदि भारतीय जनता पार्टी जीत जाए, 2 बार समर्थन मिल जाए, तो इनको हंसी आती है। जनता के ऊपर कह रहे कैसे कर रहे हैं? 80 करोड़ लोगों को यदि अन्न मिलता है तो इनको दर्द क्यों हो रहा है? आप दे दीजिए, कौन मना करता है? और राजस्थान में बात करूं, यही तो है जवाब इसका दीजिए कि 80 करोड़ लोगों को राशन क्यों दे रहे हैं आप अभी शिल्पी जी तक? उनको जवाब अपने हिसाब से दे दीजिए। आपने सवाल पूछा है, मुझे लगता है देखिए कंटिन्यू भी ठीक नहीं रहता ना। आपने सवाल पूछा है, जवाब देने दीजिए उनको। अशोक जी कंटिन्यू कीजिए। देखो मैं बताऊं इनको दर्द क्यों होता है। दर्द होता है कि जैसे ही नहीं हम सीधे मुद्दे पर आते हैं, हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। अगर विधानसभा चुनाव में आप वो परफॉर्मेंस नहीं कर सके तो क्या लोकसभा का सेमीफाइनल मानकर इसमें समझा जाए कि मोदी मैजिक अब नहीं चल रहा है? अशोक जी शिल्पी जी आप ही का सवाल ले रहा हूं, मैं आप ही का सवाल ले रहा हूं। मुझे लगता है कि आप लोग सब जानना चाहेंगे। ठीक है अशोक जी जवाब ठीक है। कीजिए ना इनको। ठीक है आप कंटिन्यू कीजिए। आप चुप बैठेंगे, कैसे काम चल रहा है? सवाल मैंने पूछा, जवाब दीजिए। पैनल में बैठे हैं, वो भी तो शांति हाँ। से सुन रहे हैं मैडम। ठीक आपको है मैं कह रहा हूँ कि और आप बताइए, आपके ईडी पास राजस्थान में आदत आती रही नहीं है, है। ईडी राजस्थान में कोई आती है, भी और diverse ईडी राजस्थान में opinion आकर नहीं जल जीवन मिशन के अंदर करोड़ों रुपए बरामद करती है। और ये कह रहे हैं कि सब देखिए भ्रष्टाचार मैं के सवाल अंदर समय सुप्रीम कम कोर्ट है, में कौन समय गया कम है। था? राफेल के मामले में कौन गया अगर था? विधानसभा माफी चुनाव में आप मांगनी बेहतर पड़ी ना। परफॉर्मेंस नहीं कर सकते हैं तो क्या ये बात क्या जनता के बीच में मैसेज नहीं जाएगा मोदी मैजिक अब खत्म हो गया है? क्योंकि आप लोग ऐसा लग रहा है पूरी तरह से मोदी मैजिक के सहारे आप लोग विधानसभा चुनाव में। देखो कि एक तो स्वीकार्य तथ्य है, मोदी जी को तो ये मानने लग गए कि उनमें लोकप्रियता भयंकर है। जो ये कह रहे थे साहब अभी कुछ नहीं है, मोदी जी का कोई जादू नहीं है, मैडम बड़े हंस रहे हैं, ठीक है, इनको मुबारक हो। दूसरा मैं कह रहा हूं कि राजस्थान के अंदर हम कह रहे हैं यदि मुख्यमंत्री जी अपने बेटे को लॉन्चिंग कर रहे हैं, और उधर आप देखिए राहुल गांधी जी को लॉन्चिंग कौन कर रहे हैं? सोनिया गांधी जी कर रहे हैं। और सोनिया गांधी जी उसको लॉन्चिंग करते करते कितने चुनाव हार चुकी है। और राजस्थान हो चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ की चुनाव हो, इन चुनावों के अंदर
आप देखिए छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से क्या क्या घोटाले नहीं हो रहे हैं, लेकिन क्या जीतेंगे तो राजस्थान सेहरा में नहीं मोदी हुए के क्या, ऊपर, और अगर लाल हार डायरी गए तो जैसे सेहरा किसके ऊपर, ये भी क्लियर कर दीजिए अशोक जी। विधानसभा में अगर आप लोग बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं, जीत जाते हैं, तो सेहरा मोदी के ऊपर, अगर हार जाते हैं तो किसके ऊपर, इसको क्लियर कर दीजिए, फिर मैं राम पांडे जी के पास जाऊंगा, समय कम है। मैंने कहा कि हमने ये कहा कि जनता जो होती है ना, जनता का जो आशीर्वाद मिलता है वो सबसे बड़ा होता है, और हर कार्यकर्ता को, हर पदाधिकारी को, हर कोई राजनीतिक दल को, किसी भी हमारे जो सांसद हो, विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, यदि हर चुनाव के अंदर हम भाग लेते हैं और उस चुनाव को हम एक इस प्रकार से लेंगे कि जिस प्रकार से आप देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कई कैडर बेस्ड पार्टी है, हम कैडर से चलने वाले पार्टी है। आज भी मैं वहां पंचायत के जिनसे चुनाव, पंचायत के अंदर मैं ग्राम पंचायत में जाके आया हूं, वहां भी हमने ग्रेडिंग सिस्टम बना के आए हैं, वहां ये नहीं करके, लेकिन वैसे ऐसा होता नहीं है। राम पांडे जी ठीक है, जिस तरह से अगर हम बात करें 2024 की, आप लोग ने एक इंडिया अलायंस बनाया है यहाँ पर, और इसको नरेंद्र मोदी अगर हम कहें तो वो घमंडी इंडी कहते हैं वो, लेकिन क्या यहाँ पर आप लोग ये भी देख रहे हैं कि इस बार जिस तरह से मोदी मैदान में उतरे हैं, जब 3 दिसंबर को यहाँ पर रिजल्ट आएगा तो उसके हिसाब से जो 2024 की रणनीति है उसके हिसाब से कुछ फेरबदल किया जाएगा? राज ठाकुर को जानते हैं, राम पांडे जी। मुंडे को जानते हैं, जय शाह को जानते हैं, और आशुतोष टंडन को जानते हैं कि नहीं ठीक है जानते शिल्पी जी, हैं? इसके बाद मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। आपके सहयोगी दल हालांकि अभी नाराज चल रहे हैं आप लोग मध्य प्रदेश में। राम पांडे जी मुख्यमंत्री जी के मंत्री के लिए घोटाले का नाम, राम पांडे जी आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? उन्होंने विधायक राजस्थान के अंदर मना कर, राम पांडे जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मेरी आवाज आ रही है आपको राम पांडे जी? जी आ रही है, आ रही है। मैं ये कह रहा हूं कि क्या अगर 2024 के हम लोकसभा चुनाव की बात कर ले, आप लोग ने इंडिया अलायंस बनाया, लेकिन क्या आप लोग भी ये देख रहे हैं कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी को पूरी 5 राज्यसभा विधानसभा चुनाव में उतारा जा रहा है, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है, तो क्या आप लोग भी इस इंतजार में कि जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आप मोदी मैजिक का आकलन आप लोग भी खुद करेंगे? देखिए, मोदी मैजिक मैं आपको समझाता हूँ। अभी कुछ दिन पहले मोदी मैजिक कर्नाटक में हुआ था। जितनी सभाएं मोदी जी ने मध्य प्रदेश में की हैं, उससे डबल सभाएं उन्होंने कर्नाटक में ली थी, उनसे डबल सभाएं अमित शाह जी ने ली थी। और नड्डा जी हिमाचल के रहने वाले हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। नड्डा जी की जिम्मेदारी थी हिमाचल को जिताने की, वो वहां हार गए। और जितने भी एग्जाम होते हैं, पासिंग मार्क 33, 35, 40 ऐसे होते हैं, कम से कम इतने नंबर तो आने चाहिए। मोदी जी 31 बार राज्यों के चुनाव में जा चुके हैं और उसमें से जीते कहां हैं? गिनती के उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, आसाम, शायद एक आध दो और होगा। थोड़ा सा आप ये बता दीजिए राजस्थान के अंदर क्या हो रहा है, छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है? मैडम को बोल रहे थे चुनाव किसका लड़ रहे हैं आप? चुनाव किसका लड़ रहे हैं? आप क्या बोल रहे थे? देखिए, अभी आपने मैडम को टोका ना। मैं कह रहा हूँ कि आप यदि कहेंगे तो मैं भी काउंटर करूंगा, यदि मुझे मौका पूरा बराबर मिलेगा। अशोक जी, उस पर आप काउंटर क्यों नहीं कर रहे थे? जब शिल्पी जी आपसे आपको काउंटर सवाल करते आप चुप बैठ गए थे। आप 5 महीने एक नहीं बैठेंगे तो मैं मेरी बात करूंगा आपसे। समय नहीं है मेरे पास। राम पांडे जी अपनी बात कंप्लीट कर दीजिए आप। के बारे में अभी आप शिल्पी मैडम को टोक रहे थे ना कि बीच में ना बोले, तो थोड़ा सा आप भी तो ठीक है, मेरे पास समय क्या? मैं राम पांडे जी अपनी बात कंप्लीट कर दीजिए। कुछ सेकंड में आप अपनी बात कंप्लीट कर दीजिए। पूरे भारतवर्ष में घूम रहे हैं मोदी जी, पूरे भारतवर्ष में घूम रहे हैं। चलिए, मुझे लगता है कि अभी हम इसमें किसी कंक्लूजन में नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन माफी चाहूंगा, मेरा समय भी खत्म हो गया। हम कुछ और गेस्ट के पास आना चाह रहे थे, लेकिन माफी चाहूंगा, समय खत्म हो गया हमारा। तो जिस तरह से यहाँ पर 23 का रण और 24 के प्रण को लेकर यहाँ पे बात चल रही, लेकिन पहले सभी मेहमानों को बहुत मैं शुक्रिया अदा कर दूं। राम पांडे जी का, अशोक शेखावत जी का, शिल्पी चौधरी जी का, परमिंदर कौर जी का और सूर्यकांत चतुर्वेदी जी का, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी चर्चा में आप शामिल हुए। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं जो विधानसभा चुनाव हो रहा है, एक तरह से लोकसभा चुनाव की तरह लड़ा जा रहा है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से सारे केंद्रीय नेता मैदान में मौजूद है। लेकिन क्या इसका फायदा बीजेपी को यहाँ मिलेगा? अगर बीजेपी अच्छा परफॉर्मेंस करती है निश्चित तौर पर इसका फायदा मिलेगा, लेकिन अगर बीजेपी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करती है तो क्या इसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव में जाएगा? ये देखने वाली बात होगी। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।